वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन आर द इन ड्यूटेरियम। आपके सामने ऑप्शन है कि 1, 0, 3, 2। चार ऑप्शन आपको दे रखे, आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और आपको ये मान के चलना है कि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो। सो गाइज, आपने अपने ईमानदार से वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा कि ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं। ये मान के चलो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन, अब आप क्या करोगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। नेक्स्ट, इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए होते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड आर एसोसिएट विथ कार्बन इन इथिलीन। 5, 4, 3, 2। बताइए कितने बंध जुड़े हुए होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा दिया होगा टिक आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि ऑप्शन 2। कितने बंध जुड़े हुए थे? 4 बंध जुड़े हुए थे। अगला, आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। आई डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डी, बी, ए। हमने आपको विटामिन पूरा पढ़ा दिया है जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर। हमने विटामिन का केमिकल नेम आपको पढ़ा दिया, उनके सोर्सेज आपको पढ़ा दिए, उनकी कमी से होने रोग हमने आपको पढ़ा दिए। ऐसे कोई भी स्टेप हमने मिस नहीं किया है। तो बता दो आंसर कि आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सिंपल सी बात है, ऑप्शन 4 यानी कि विटामिन ए की कमी से। रतौंधी दी होती है, आपको पता है, रात में कम दिखाई देता है। फिर इसी प्रकार विटामिन बी, सी, डी, इनकी कमी से क्या होता है, सब आपको याद रखना है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना विटामिन बी के, B1, B2 है ना, उनके भी याद रखने हैं। अगला, चूने के पानी का रासायनिक नाम है। मिल्क ऑफ लाइम इन केमिकली। चूने के पानी का रासायनिक नाम CaHCO3, CaOH2, CSO4 2H2O, CaCO3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CaOH2। नेक्स्ट, पेनिसिलिन एक है हार्मोन, विटामिन, एंटीबायोटिक या फिर जबरनाशक। पेनिसिलिन एक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है, किसने खोज की थी ये भी याद रखना है आपको, कब की थी ये भी याद रखना है। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है। विच इज प्राइमरी एल्कोहल। प्रोपेंटोल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटेनटोल, ब्यूटेनवनॉल। पता है ना आपको प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। एल्कोहल आपने पढ़ा हुआ है रसायन विज्ञान NCERT क्लास 12। प्राइमरी एल्कोहल राइट ऑप्शन इज ब्यूटेनवनॉल। ठीक है, ब्यूटेनवनॉल। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। द इंसेट गैस एबंडेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आपको बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्गन। आर्गन आपने पढ़ा हुआ है। परमाणु क्रमांक कितना होता है पता है ना सबको। अब कोई बोलेंगे 17, कोई बोलेंगे 18, बट आपको पता है तो आप बता देंगे।
गैस स्थिरांक आर स्थिर होता है, यानी कि द गैस कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट केवल वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए, आदर्श और वास्तविक गैस दोनों के लिए, न तो आदर्श गैस के लिए और न ही वास्तविक गैस के लिए। इसका राइट ऑप्शन है केवल आदर्श गैस के लिए, ओनली आइडल गैस। अगला क्वेश्चन है कि CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आना चाहिए। देखो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा ना आपने 12th में, बता दो फिर। +2, 0, -2, +4। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका 0। अगला, ओहलर ने यूरिया उष्मा द्वारा किसे संश्लेषित किया? ओहलर सिंथेसाइज यूरिया बाय हीटिंग। अमोनियम साइनेट, अमोनियम यूरेट, अमोनियम ऑक्सलेट, फेरिक साइनेट। बहुत अच्छा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। निम्न में से किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए हाइस्ट कैलोरी वैल्यू? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। राइट ऑप्शन इज फैट, वसा। अगला, निम्न में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, हिमांक में अवनमन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइज। 11 12 से आएंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है जब तक जेके लोन जॉब चैनल आपके साथ है। अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ठीक है। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगला, टेफ्लॉन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इन प्रेजेंट इन टेफ्लॉन? F2, I2, Br2, Cl2। आपका जो चैप्टर है बहुलक पढ़ा होगा ना आपने, पॉलीमर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। J1 वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। टेफ्लॉन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसका राइट ऑप्शन है F2। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगला, निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करेगी? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी मध्यम है और सबसे कम कौन सी है। सक्रियता श्रेणी पढ़ रखी होगी तो समझो आ गया। और ये क्वेश्चन आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको सक्रियता श्रेणी पता है कि नहीं है। ये एक क्वेश्चन में पता कर लेता है कि आपको पता है कि नहीं है। ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करेगी? जो अधिक क्रियाशील अधिक होगी वही करेगी ना। तो कौन है? फेरस, अर्जेंटम या फिर मरकरी या फिर सोना? बताइए। सक्रियता श्रेणी याद करो। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेरस, क्योंकि यही अधिक अभिक्रियाशील है। देख लेना, अभी भी वक्त है सक्रियता श्रेणी को। उसमें आपको दे रखा है कि धातुओं को अधिक क्रियाशील थे कम अभिक्रियाशील की ओर क्रम में जमाया हुआ। इस प्रकार धातु दे रखे आपको मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ऐसे दे रखा होगा, कॉपर, इस तरह क्रम दे रखा होगा, उसको याद कर लेना। हर जगह काम आएगी ये आपके सक्रियता श्रेणी। अगला, एमओ सिद्धांत के आधार पर निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ द एमओ थ्योरी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2। अगला,
निम्न में से कौन से विलयन एमोन का उच्चतम पीएच होगा? LOH3, K2CO3, NaOH, Na4OH। निम्न में से कौन से विलयन अनमोल का उच्चतम पीएच होगा? तो राइट ऑप्शन इज NaOH। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया में X+2Y उत्पाद अभिक्रिया की आणुकता है 1032। राइट ऑप्शन इज 3। अगला, बेकिंग सोडा है, फॉर्मूला सारे याद रखने हैं आपको। देखो, चाहे वो आपका बेकिंग सोडा हो, चाहे वो आपका खाने का सोडा हो, चाहे वो आपका धोने का सोडा हो, हर एक का साधारण नाम, केमिकल नेम और फॉर्मूला तो याद रखना, यही केमिस्ट्री की पहचान है। सो आपने बेकिंग सोडा को तो बता दिया होगा, खाने का सोडा जो आप यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH CO3। इसमें अगर थोड़ा सा अमल मिला देते तो क्या होता है? ये CO2 गैस देता है। अगला, और उसको एंटासिड के रूप में भी काम में करते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो गई तो बेकिंग सोडा खा सकते हो आप, क्योंकि इसमें सारे गुण होता है जो कि एसिडिटी को कम करता है। नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची पदार्थ है। ए रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग नायलॉन। अगर नायलॉन आपको बनाना है तो कच्चा माल क्या आएगा? इथाइलिन, मेथिल मेथाइक्रोप्टॉन, ब्यूटाडाइन या फिर एडपिकमल। नायलॉन बनाने में तो इसका राइट ऑप्शन है एडिपिक अमल। क्या लोगे कच्चा माल? एडिपिक अमल। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट है सुचालक, उष्मा का कुचालक, विद्युत का कुचालक, उष्मा का सुचालक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक। सर्वाधिक मीठी शर्करा है। द स्वीटेस्ट शुगर इज लैक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। सर्वाधिक मीठी शर्करा है तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज। अगला, ओलियम का रासायनिक प्रतीक है। ओलियम इज केमिकली H2S2O7, H2S2O8, H2SO5, H2SO3। ओलियम का रासायनिक प्रतीक बताना है आपको। पढ़ रखा है आपने तो बता दो। सो इसका राइट ऑप्शन है H2S2O7। याद रखना इसको, H2S2O7 ओलियम बोलते हैं इसको। अगला, ब्रोमीन और KOH के साथ एस्टामाइड की अभिक्रिया से होता है मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल, एथिल एमीन या फिर इथेन। ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटाइड की अभिक्रिया से होता है तो राइट ऑप्शन इज मेथिल एमीन। मेथिल और एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन। किस तत्व का आयनन एंथैल्पी सबसे कम होता है? विच एलिमेंट हैज द लोवेस्ट? ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन सब कुछ यहाँ देख रहा है आपको। आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, वो होती है Fr, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी तो बहुत ही विज्ञान के भी करने हैं ना, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन चाहिए। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित ध्रुवों की वरीयता द्वारा समझाया जा सकता है। अनिश्चित सिद्धांत, हुंड का नियम, पाउली का सिद्धांत, अहोभाव का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हुंड का नियम। हुंड का नियम 11th में पढ़ा होगा आपने, डी ब्रोगली भी पढ़ी होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब कर लेते हैं हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स के। अगला है आपका भौतिक विज्ञान। विच टेम्परेचर द कॉन्टिग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल, यानी कि आपका जो कौन से टेम्परेचर पे आपका जो डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है समान होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले आप बताओ, बिल्कुल -40 डिग्री सेल्सियस। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल एक समान होंगे?
40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला, भारत में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन कार्यरत है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिनको एफएम बोलते हो आप, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की, ठीक है। एक होता है एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है पीएम पल्स मॉड्यूलेशन। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, भारत में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन कार्यरत है? तो राइट ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम। एएम आएगा, पीएम नहीं आएगा, टिक गलत जगह भी लिख जाता है, ठीक है, ये वाला। ऑनलाइन एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, टिक कहीं भी बाहर लगा सकते हो आप, अगर याद आ जाए तो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफलाइन में दिक्कत होती है। यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल? इनमें से कोई नहीं, वही रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल? क्या इफेक्ट पड़ेगा आवर्तकाल पे? वो होगा आपका, वही रहेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही रहेगा। अगला, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर दिया जाए तथा द्रव्यमान वही रखा जाए यानी कि स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार होगा, वही रहेगा। इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अभी सोच लिया होगा आपने, नहीं सोचा है तो सोचो, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि एग्जाम आप दे रहे हो, यूँ मानो अभी दे रहे हो, अभी कभी। तो इसका राइट ऑप्शन है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक पिंड की गतिज ऊर्जा का मान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए तो नया संवेग होगा। यदि एक पिंड की गतिज ऊर्जा का मान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए तो नया संवेग स्थिर रहेगा। इसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 3 गुना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हम तो बताएंगे सही, पहले तो आपको बताना है। हम तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबका आंसर बताएंगे, लेकिन पहले आप तो सिलेक्ट करो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना। नेक्स्ट, एक तनी रबर में, एक स्ट्रेंच रबर में गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल पता होंगे तो आप बता देंगे होंगे, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल, स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल, पेशीय ऊर्जा के, पेशीय गति के जितने भी एग्जाम्पल है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइजन की वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती है? ध्रुवीकरण, विवर्तन, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, व्यतिकरण। हाइजन की वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती है? राइट ऑप्शन इज फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इसकी व्याख्या नहीं कर सकती है। किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम के संरक्षण पर आधारित है। पढ़ रखा है ना आपने किरचॉफ का नियम? ऊर्जा और आवेग, द्रव्यमान और आवेश, आवेश और ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से भी क्वेश्चन बनता है गाइस। नियम सिद्धांत तो आपको सारे याद रखने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के हम काफ़ी बार बोल चुके हैं कि नोटबुक में लिख लो। काफ़ी सारे आपके जितने भी नियम है, जितने भी सिद्धांत है, जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, जितने भी इसके बेसिक विमाएँ हैं, इनको आप लिख सकते हो गाइस, ये आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भारी चीज़ें, ये आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, आप जरूर कर सकते हो इसको गाइस। एग्ज़ाम के टाइम पे आपका फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत हाई है ना, इसलिए। तो राइट ऑप्शन इज आवेश और ऊर्जा, आवेश और ऊर्जा ये होता है। किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम के संरक्षण पर आधारित है आवेश और ऊर्जा, ठीक है, ये है आधारित। अगला, एडजस्ट, यदि एक बल F = 8 + BT² के बराबर दिया जाए, जहाँ T समय है और AB विमाएँ है, AB की विमाएँ होगी, विमाएँ आपको बतानी है। सबको आती होगी बनाने वैसे विमाएँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ML-T-3 और ML-T-4। अगला, इनमें से कौन कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू? सभी टकरों में 11th से क्वेश्चन है, सभी टकरों में संवेग सुरक्षित नहीं होता, लेकिन इलास्टिसिटी टक्कर में गतिज ऊर्जा होती है। सभी टकरों में संवेग सुरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। सभी टक्करों में संहति और गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहती है। इलास्टिक टक्कर में ना तो संवेग सुरक्षित रहता है उन्हें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संहति टक्कर पढ़ रखी है आपने 11th में, मजे से पढ़ी होगी तो आ गया होगा आपको। 2-5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं 11th से भी। इसका राइट ऑप्शन है सभी टक्करों में संवेग सुरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं है। सभी टक्करों में संवेग सुरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। अगला, पिंड की विकर्णी ऊर्जा के समानुपाती होती है। T2, T-4, T4, इनमें से कोई नहीं। पिंड की विकर्ण ऊर्जा के समानुपाती होती है, तो इसका राइट ऑप्शन इज T4। अगला, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है 0.1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान होते हैं, पिंड पर लगने वाला बल है 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, या फिर 0.1 न्यूटन, या फिर 0.01 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है 10 न्यूटन। अगला, एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों की भूमि तक गिरने में लगा समय का अनुपात बताओ। ये भी 11th का क्वेश्चन है और ऑप्शन है कि 1:2, √2:1, या फिर 1:2, 2:1। राइट ऑप्शन 1:2। एक सीधे लंबे धारावाहक चालक के कारण चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं 100% चुंबकीय प्रेरण से तो क्वेश्चन आता है। तार के लंबवत होती है, संकेंद्रित वृत्त तार के समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त। अगला, न्यूमेरिकल है गाइस, न्यूमेरिकल आएंगे आपके। फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक रेडियो तरंग की जिसकी तरंग देर 150 मीटर है, तो आवर्ती होगी। गाइस, अगर आपका न्यूमेरिकल में आप कमज़ोर हो तो पहले थ्योरी वाली क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और आपको फॉर्मूले में मान भी कूट करना होता है और उसको काट पीट के आंसर लाना होता है ना। तो अगर आपको कमज़ोर हो आप तो पहले थ्योरी वाली क्वेश्चन कर लेना, ताकि वो तो सही जाए आपके, ठीक है ना। बाकी आप अपना हिसाब देख सकते हो कि आप कितने स्मार्ट हो न्यूमेरिकल में, सबका अलग अलग वो होता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे कि 20, 45, 2 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पर मात्रा का अलग अलग दे रखे, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा। तो किया होगा आपने रब में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 मेगाहर्ट्ज़। अगला, आर त्रिज्या व एक समान रूप से आवेश Q से आवेशित खोखले गोले का विद्युत क्षेत्र पर विभव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। टॉल से ज़्यादा बनते हैं आपके। क्वेश्चन को देख लो, ऑप्शन देख लो, टाइम कम लगता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्योंकि टाइम तो हम 5 सेकंड का देंगे, फिर क्या है वीडियो लंबा जाता है ना। लगभग सबने कर लिया होगा, इसका आंसर आ गया होगा कि आर त्रिज्या व एक समान रूप से आवेश Q से आवेशित खोखले गोले का विद्युत क्षेत्र विभव होगा। तो राइट ऑप्शन इज 0 और 1/4π0 एप्सिलॉन Q/r, ठीक है। अगला, 0.01 हेनरी के प्रेरक में 50 हर्ट्ज एसी की रेक्टेंस होगी 1.04, 0.59, 3.14, 6.28। इसका राइट ऑप्शन इज 3.14।
अगला, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है और प्रिज्म का अपवर्तन कोण A/2 है, तब न्यूनतम विचलन होगा। सो गाइज वो होगा न्यूनतम विचलन 180 डिग्री माइनस 2 है। ऐसे क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन फिर चुंबक से आ गया, और चुंबक से 100% क्वेश्चन आएगा आपका लोहा जो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिनमें प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक यानी फिर पैरामैग्नेटिक। लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जितने भी है ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और एग्जाम्पल भी देख लेना, इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जितने हो सके एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लोहा चुंबक तत्व है। उदाहरण 4 दे दिए जाएंगे, 3 तो और होंगे और एक लोहा चुंबक तत्व का होगा, तो आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तो कर लिया होगा ना आपने कि चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? अनुचुंबक तत्व यानी कि पैरामैग्नेटिक्स का। अगला, एडजस्ट, किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का क्रम होता है 8 इलेक्ट्रोवोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 8 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर 8 जूल। किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का क्रम होता है, सो वो होता है 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगला, यह दे रखा है कि P वेक्टर Q वेक्टर के बीच का कोण होगा। P प्लस Q वेक्टर, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के बीच का कोण होगा सिर्फ 180, 19, 180, 0 डिग्री और 180 के बीच, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर आपने पढ़ रखे 11th में, तो बता दो ना। तो इसका राइट ऑप्शन है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। अगला, निम्न में से कौन सा गेट किसी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है? नॉट गेट से तो 101% क्वेश्चन आएगा, 101% हम लिख देते हैं इसको। गेटों से तो क्वेश्चन आता है। और पूरा का पूरा सेमी कंडक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर काफ़ी बार बोल चुके हैं हम, अर्धचालक वाला चैप्टर, जिसमें आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, संधारित्र है, कैपेसिटर जिसको आप बोलते हो, डायोड है, और आपका जेनर डायोड है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है गाइस टोल से। निम्न में से कौन सा गेट किसी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है? इनका याद रखना है आपको, कितना इनपुट डालेंगे कितना आउटपुट मिलेगा, इनके फॉर्मूले भी है, और कौन कौन सा गेट मिलकर क्या बनाता है वो भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट गेट। अगला, भंवर धारा उत्पन्न होती है, एडी करंट आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रश से, ये सभी इंडक्शन करने से या फिर स्पीडोमीटर से। तो राइट ऑप्शन इज ये सभी। अगला, ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का कारण है प्रक्षेपक की गति, हस्तस्रोत की गति, हस्तस्रोत और प्रक्षेपक की सापेक्ष गति, इनमें से कोई नहीं। और हाँ, मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था वो किसको नहीं मिला, जूलॉजी का और बॉटनी का, अच्छा वीडियो था, 30-35 मिनट का, लिंक दे दिया नीचे, अगर आपको नहीं मिला होगा तो। दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया तो इसलिए नहीं मिला होगा आपको, लिंक दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो खत्म होते देख लेना। ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का कारण है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हस्तस्रोत और प्रक्षेपक की सापेक्ष गति, हस्तस्रोत और प्रक्षेपक की सापेक्ष गति। अगला, बर्नौली का समीकरण के संरक्षण का एक परिणाम है। बर्नौली के प्रमेय सब आपने पढ़ रखी है, सिद्धांत पढ़ रखा है, नियम भी पढ़ रखा है, तो बता दो ना। बर्नौली का समीकरण के संरक्षण का एक परिणाम है ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। बर्नौली का समीकरण डैश के संरक्षण का एक परिणाम है, सो इसका राइट ऑप्शन है ऊर्जा। ऊर्जा के संरक्षण का नियम का एक परिणाम है। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बॉटनी जूलॉजी का, उसको वीडियो को देख लो अभी कभी।